हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने बेस यूआरएल सेट किया था, जिसके लिए हमने एक्सेस इंस्टेंस कॉन्फ़िग फाइल बनाई थी, जिसको बेस सर्विस फाइल भी बोलते हैं। इस फाइल का नाम रखा था हमने api.js। एंड हमारे प्रोजेक्ट में कोई कोर्स एरर ना आए, इसके लिए हमने बैकएंड में एक ग्लोबल कॉन्फ़िगरर इनेबल किया हुआ था। आज हम बैकएंड एपीआई को रिएक्ट से इंटीग्रेट करेंगे ताकि यूजर को एक एक्चुअल वेब इंटरफेस मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। पहले हमने इस api.js को इस src के अंदर रखा था, बट अब ये src के अंदर तो है, बट ये API फोल्डर के अंदर है। तो आपको API फोल्डर बना लेना है और उसके अंदर इसको ड्रैग कर देना है। तो इससे होगा ये कि जो हमारा कोड होगा वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से सेट हो जाएगा, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम होता है, रियल इंडस्ट्री में काम होता है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें फोल्डर्स के अंदर होती हैं। मतलब अगर आपको सर्विसेज लिखनी है, जैसे कि ये एक सर्विस है, बेस सर्विस है, तो इसके लिए आपको एक अलग फोल्डर चाहिए होता है। कंपोनेंट्स लिखने हैं तो कंपोनेंट्स के लिए अलग फोल्डर होता है, और अगर आपको पेजेस रखने हैं तो उसके लिए एक अलग फोल्डर होगा। तो यहाँ पे अभी हम सर्विस पे काम कर रहे हैं, मतलब सर्विस बनानी है हमें। तो हमें इस API फोल्डर के अंदर एक और फाइल बनानी पड़ेगी जिसका नाम होगा यूजर API। तो इसको करते हैं राइट क्लिक और इसमें एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इस फाइल का नाम रखते हैं यूजर API.js। तो यहाँ पे हमने जो ये यूजर API.js फाइल बनाई है, ये एक सर्विस फाइल है। इसका काम होता है स्प्रिंग बूट रेस्ट API से इंटरेक्ट करना और सारे यूजर रिलेटेड API कॉल्स को हैंडल करना, मैनेज करना। तो इसमें हम डिफाइन करेंगे सर्विसेज। तो सर्विसेज क्या होते हैं? एक्चुअली फंक्शन ही होते हैं, बट उनका काम होता है कि सीधा आपका जो बैकएंड API है उससे इंटरेक्ट करना। तो यहाँ पे आपको सर्विसेज डिफाइन करनी है। तो सर्विसेज के लिए मैंने बताया कि ये एक नॉर्मल फंक्शन ही होते हैं, बट जो छोटे फंक्शन होते हैं उसके लिए हम रिएक्ट में एरो फंक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले आपको बताता हूँ कि एरो फंक्शन कैसे लिखते हैं। तो उसके लिए आपको देना होता है पहले पैरामीटर, अब आपको देना होता है एरो फंक्शन का सिंबल। तो ये इस तरह का एरो फंक्शन का सिंबल होता है। तो एरो फंक्शन बेसिकली फंक्शन एक्सप्रेशन का शॉर्ट सिंटैक्स है। तो आजकल एरो फंक्शन का ही ज़्यादा यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे भी मैं वही फंक्शन का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं ये सर्विस बना रहा हूँ ये यूजर क्रिएट करने के लिए है। तो यहाँ पे मैं कमेंट में डाल देता हूँ क्रिएट यूजर। तो इस सर्विस के थ्रू हम यूजर क्रिएट API को हिट करेंगे, उसको कॉल करेंगे। तो यूजर क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है यूजर का डेटा। तो एक काम करते हैं, इसको हम भेज देंगे एक वेरिएबल के थ्रू जिसका नाम होगा यूजर। तो अब जब भी हम फॉर्म फिल करेंगे तो उसका पूरा डेटा हम एक ऑब्जेक्ट में रख लेंगे, मतलब यूजर में रख लेंगे, और इस यूजर को हम पास कर देंगे API के लिए। अब आपको पता होगा कि हमारे पास एक एक्सेस इंस्टेंस है API नाम का, जो कि हमने यहाँ पे बनाया हुआ था। इस access.create ने एक इंस्टेंस रिटर्न किया था, उसी को हमने इस API में रख लिया था। अब इसी API के अंदर बहुत सारे मेथड होते हैं, उसका यूज करके हम अपने API को कनेक्ट करेंगे। तो हम आते हैं अपने यूजर API में, और यहाँ पे आपको लिखना है API डॉट। तो अभी आपको कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है, कोई भी इसके प्री डिफाइंड मेथड नहीं है यहाँ पे। तो इसको क्या करते हैं, हम एक बार इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इंपोर्ट किया। अब आप यहाँ पे डॉट जैसे ही करोगे तो सारे मेथड आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है पोस्ट को, क्योंकि बैकएंड में जो हमने क्रिएट यूजर के लिए मैपिंग की हुई थी वो पोस्ट मैपिंग की हुई थी। तो यहाँ पे हम पोस्ट का यूज कर लेते हैं। अब इसमें देना होता है आपको एंड पॉइंट्स जो आपने अपने बैकएंड में लगाया हुआ है उस API को हिट करने के लिए। तो हम चलते हैं अपने बैकएंड में और वहाँ चेक करते हैं कि हमने क्रिएट यूजर के लिए क्या मैपिंग दी हुई थी। तो यहाँ देखेंगे यूजर कंट्रोलर के अंदर आपको पहला ऑपरेशन मिल जाएगा यूजर क्रिएट करने के लिए। ये आप देख रहे हो यहाँ पे क्रिएट यूजर नाम का हमारा मेथड था, और इसमें हमने मैपिंग की हुई थी स्लैश। यहाँ लगाइए ब्रेसेस और डबल इन्वर्ट कोमा के अंदर लिखिए स्लैश। अब इस यूजर क्रिएट करने के लिए हमें यूजर की डिटेल देनी पड़ती है। तो हमारी डिटेल आ रही है इस यूजर में, तो इसी यूजर को यहाँ पे पास कर देते हैं। तो सिंपल इसको यूजर, अब इसमें लगा दीजिए आप सेमीकोलन। अब ये जो आपका एरो फंक्शन है ये
बिना नाम का होता है, मतलब इसका नाम नहीं होता है, बट इसको किसी हम वेरिएबल में रख सकते हैं। तो इसको हम रखते हैं एक कांस्टेंट में। तो उसके लिए यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट यूजर इक्वल। तो इससे क्या होगा, हम इस वेरिएबल के थ्रू इस फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें इस फंक्शन को करना होगा एक्सपोर्ट, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी किसी कंपोनेंट में। तो इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। अब क्या होगा, जब भी हमें इस सर्विस की जरूरत पड़ेगी, हम इस सर्विस को क्रिएट यूजर के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे, मतलब कॉल कर पाएंगे। अब ये हमारी पहली सर्विस बन के रेडी हो गई है। अब हमें बनाना है ऑल यूजर के लिए, मतलब अगर हमें सारे यूजर फैच करने हैं तो उसके लिए भी हमें एक सर्विस बनानी पड़ेगी। तो यहाँ लिखते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूजर्स। अब गेट यूजर को कॉल करने के लिए, मतलब जो भी हमने गेट यूजर के लिए एपीआई बनाई होगी अपने बैकएंड में, तो हमें कोई डेटा भेजने की जरूरत नहीं है उसमें। तो इसमें लगाएंगे इक्वल, और जो पैरामीटर होंगे उसको रखेंगे एम्प्टी। अब इसके बाद लगाएंगे हम अपना एरो फंक्शन सिंबल। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एपीआई का, तो इसी को यूज कर लेते हैं एपीआई डॉट गेट। अब हमें इसका भी एंड पॉइंट डालना पड़ेगा। तो हमने बैकएंड में क्या लिखा था एक बार चेक कर लेते हैं। ये है गेट ऑल यूजर के लिए जो एक लिस्ट देगा, और इसको फैच करने के लिए हम गेट मैपिंग कर रहे हैं और यहाँ पे हमने स्लैश यूज किया है। तो सेम इसी तरह का हमें फ्रंट एंड में भी करना पड़ेगा। अब हमें एंड पॉइंट देने के लिए यूज करना है स्लैश। तो जैसे ही आप ये यूज करोगे तो इससे क्लियर हो जाएगा कि आप किस एपीआई को हिट करना चाह रहे हो। अब इसमें भी आपको सेमीकोलन लगा देना है। अब ये आपकी 2 सर्विस रेडी हो गई है। तीसरी सर्विस बनाएंगे हम, किसी पर्टिकुलर आईडी का यूजर फैच करना हो तो उसके लिए यहाँ पे फिर से डालिए एक्सपोर्ट। तो अब आप समझ गए होंगे हम एक्सपोर्ट का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इन सर्विस को अभी कंपोनेंट में इंपोर्ट करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। और वेरिएबल के लिए कांस्टेंट वेरिएबल बनाते हैं। तो कांस्टेंट के लिए कांस्ट कीवर्ड है गेट यूजर बाय आईडी। अब यहाँ पे किस पर्टिकुलर यूजर का आईडी हमें फैच करना है तो हमें बताना पड़ेगा। तो हम जो भी पैरामीटर दे रहे हैं उसमें हम पास कर देंगे आईडी। अब हमें लगाना है अपना एरो फंक्शन एपीआई डॉट, इसके लिए भी गेट यूज करेंगे। अब हमें इन पॉइंट के साथ आईडी भी भेजनी होगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल। उसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपको बैकटिक का यूज करना होता है। ये मेरे बैकटिक लग गए हैं, ये आपको मिल जाएगा टैब बटन के ऊपर स्लैश डॉलर एंड करली ब्रेसेस में आपको देना है आईडी। तो इस तरीके से आप टेम्पलेट लिटरल का यूज करके किसी भी वैल्यू को इन पॉइंट के साथ कनेक्ट करके भेज सकते हो। तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ था अपने बैकएंड में। अब यहाँ पे लगाना है आपको सेमीकोलन। अब हम सर्विस बनाएंगे यूजर को अपडेट करने के लिए। तो उसके लिए फिर से हम यहाँ पे एक्सपोर्ट लिखेंगे और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे अपडेट यूजर। अब इस सर्विस के थ्रू अपडेट यूजर एपीआई को कॉल करने के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें चाहिए आईडी और दूसरा चाहिए हमें यूजर की डिटेल। अब बनाते हैं हम एरो फंक्शन। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है एपीआई डॉट, अपडेट करने के लिए इसके पास एक मेथड है पुट। अब आपको इसमें फिर से टेम्पलेट लिटरल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एंड पॉइंट के साथ हमें इस आईडी को भी अटैच करना है। तो यहाँ पे आप लगाइए ब्रेसेस बैकटिक। बैकटिक के अंदर आपको देना है स्लैश डॉलर करली ब्रेसेस और इसमें पास कर देनी है अपनी आईडी। अब इसके अलावा आपको वो डेटा देना है जिसको हमें अपडेट करना है। तो मैंने पैरामीटर में यहाँ पे लिख रखा है, इसी को यहाँ पे पास कर दीजिए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे कॉमा और यूजर। अब इसमें लगाइए सेमीकोलन। अब हमें एक लास्ट सर्विस बनाना है डिलीट करने के लिए, तो हम उसके लिए भी यहाँ पे लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिलीट यूजर। अब इसमें भी हमें आईडी बतानी पड़ेगी कि किस आईडी के यूजर को हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पे आप दे दीजिए पैरामीटर में आईडी, इसके बाद आप दीजिए एरो फंक्शन एपीआई डॉट। अब डिलीट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन है डिलीट। अब आपको इसमें फिर से टेम्पलेट लिटरल्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगाइए ब्रेसेस और इसमें बैकटिक के बाद आपको लगाना है यहाँ पे स्लैश डॉलर करली ब्रेसेस के अंदर आपको देना है आईडी।
और यहाँ पे दे दीजिए सेमीकोलन। तो ये आपकी सारी सर्विसेज रेडी हो गई हैं। अब ये जो सर्विस बनाई है इसको यूज करने के लिए हमें कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम बनाते हैं कंपोनेंट। तो चलते हैं इसी सोर्स फोल्डर के अंदर और यहाँ पे हम एक और फोल्डर बनाते हैं जिसका नाम होगा कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए और यहाँ पे जाइए आप न्यू फोल्डर में। यहाँ पे आपको देना है कंपोनेंट्स, इसको करिए ओके। तो इसमें हमें बनाने हैं अपने कंपोनेंट। तो उसके लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे न्यू फाइल में। अब जो हम पहला कंपोनेंट बना रहे हैं उसका नाम है यूजर फॉर्म डॉट JSX। तो यहाँ पे हमने JSX यूज किया है। तो JSX और JS ये सिर्फ डेवलपर को समझने के लिए हैं। दोनों में सेम कोड लिखा जा सकता है क्योंकि रिएक्ट में जो बबल कंपाइलर होता है वो दोनों को सेम तरीके से हैंडल करता है। डॉट JSX सिर्फ ये क्लियर करता है कि इस फाइल में JSX कोड है, मतलब इसमें JS का भी यूज कर रहे हैं और HTML का भी यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीज ये है कि जो आपने यूजर फॉर्म में यूजर लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर में है, मतलब उसका पहला लेटर कैपिटल है। तो ऐसा करना आपको जरूरी है क्योंकि इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है रिएक्ट पर। तो जब आप इसका यूज करोगे किसी टैग में तो रिएक्ट क्या सोचेगा कि आपने कोई HTML टैग यूज किया है, तो HTML में वो टैग होगा नहीं जिसकी वजह से वो एरर आ जाएगी। तो इस वजह से आप इसको कैपिटल लेटर में यूज करिए। तो जैसे ही आप इसका एज अ टैग यूज करोगे अपने HTML में या कहीं भी, तो रिएक्ट को समझ आ जाएगा कि ये आपने कंपोनेंट यूज किया हुआ है। तो ये फायदा होता है। तो यहाँ पे आपको ये कैपिटल लेटर में ही लिखना है, जो पहला लेटर है वो कैपिटल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए कि अब यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी यूज स्टेट की, मतलब किसी वेरिएबल की स्टेट को अगर मेंटेन करना है तो उसके लिए हमें यूज स्टेट का यूज करना पड़ता है। तो चलिए पहले हम यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें लिखिए इंपोर्ट रिएक्ट। तो हमने यहाँ पे पूरी रिएक्ट लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें चाहिए यूज स्टेट। तो यहाँ पे लगाइए कॉमा और कर्ली ब्रेसेस में आपको लिखना है क्योंकि ये जो यूज स्टेट है वो एक नेम्ड एक्सपोर्ट है। तो जब नेम्ड एक्सपोर्ट होता है तो उसको नेम इंपोर्ट भी करना पड़ता है, मतलब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट का यूज नहीं किया गया होगा। जहाँ पे भी ये डिफाइन है, जहाँ पे भी एज अ एक्सपोर्ट कीवर्ड का यूज करके इसको डिफाइन किया गया है, तो हमें यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे लिखिए यूज स्टेट। तो अब हम यहाँ पे दो चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, एक तो रिएक्ट लाइब्रेरी का एक ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी चीज यूज कर रहे हैं यूज स्टेट। तो रिएक्ट 17 के बाद ये JSX ट्रांसफॉर्म नया आ गया है। इससे पहले क्या होता था कि आपको जब भी JSX का यूज करना होता था तो आपको रिएक्ट लाइब्रेरी का यूज करना ही करना है, मतलब उसको आपको इंपोर्ट करना ही होता था। बट हर केस में आपको ऐसा नहीं करना है। अब क्या है, अगर आपको कोई रिएक्ट के अंदर का स्पेसिफिक फंक्शन या कोई हुक यूज करना है तो उसके लिए आप इस रिएक्ट लाइब्रेरी के ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करोगे, वरना नहीं करोगे। तो हुक क्या होता है, हुक बहुत सारे हैं जैसे यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो अब बात करते हैं कि ये यूज स्टेट क्या है। तो रिएक्ट लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, उनमें से एक है यूज स्टेट। यूज स्टेट का काम होता है किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को ट्रैक करना। अगर वैल्यू अपडेट होती है तो यूआई को दोबारा से रेंडर करना। तो ये आपको दोनों चीज समझ में आ गई होंगी। अब हम बनाते हैं फंक्शन। तो फंक्शन यूजर फॉर्म, यहाँ पे स्पेस दीजिए। अब जब इस कंपोनेंट को हम टैग की तरह यूज करेंगे HTML के अंदर, तो उस टैग के अंदर हम काफी सारे प्रॉपर्टीज का भी यूज करेंगे। तो उनमें से एक प्रॉपर्टी होगी ऑन सक्सेस। तो उस ऑन सक्सेस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पैरामीटर में कर्ली ब्रेसेस के अंदर ऑन सक्सेस, इसमें ऑन सक्सेस की वैल्यू पेरेंट कंपोनेंट से आती है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी वैल्यू आ रही है, बट पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम करेंगे यहाँ पे यूज स्टेट का यूज। तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन की बनाइए बॉडी और यहाँ पे यूज करिए यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर हम वो सारी फील्ड लिख देते हैं जिसमें हमें डेटा डालना है। उसको लिखने के लिए पहले आप स्मॉल ब्रेसेस लगाइए, इसके अंदर आपको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना है उस फील्ड का नाम। तो मेरे पहले फील्ड का नाम है नेम
इसमें दीजिए आप कॉलन, इसको छोड़ दीजिए एम्प्टी, मतलब अभी हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं। जैसे ही फॉर्म फिल होगा तब वहाँ से डेटा आएगा और वो सेट होगा। दूसरा है ईमेल, ईमेल में भी कॉलन लगा के इसको एम्प्टी छोड़ दीजिए। और क्या था हमारे पास, तो एक बार हम बैकएंड में देख लेते हैं कौन कौन सी फील्ड हमने डिफाइन की थी। अब यहाँ पे ये जो आपका user.java है, यहाँ पे देखिए आपने कौन कौन सी फील्ड डाली हुई हैं। तो आपने पहली फील्ड डाली हुई है आईडी आपको डाली नहीं है, ये ऑटोमेटिक इंक्रीज होगी। इसके बाद नेम है, ईमेल है, पासवर्ड, अबाउट। तो हम जाएंगे अपने फ्रंट एंड में। अब यहाँ नेक्स्ट फील्ड देनी है आपको पासवर्ड, इसको भी एम्प्टी छोड़ दीजिए एंड अबाउट, इसमें लगाइए सेमीकोलन, यहाँ पे नहीं, इसके पीछे सेमीकोलन लगाइए। तो अब यूज स्टेट हमेशा एक एरे रिटर्न करता है जिसमें दो चीजें होती हैं। पहला एलिमेंट वो होता है जिसमें हम करंट स्टेट वैल्यू स्टोर करते हैं, और दूसरा एलिमेंट वो होता है जो स्टेट की वैल्यू को चेंज करने का काम करता है, मतलब उस स्टेट को अपडेट करने वाला फंक्शन। तो बनाते हैं यहाँ पे हम इसका एरे जो ये रिटर्न करेगा, कॉन्स्ट, इसके बाद बनाना है एरे। तो उसमें आपको पता होगा कि हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें देनी है, एक तो वेरिएबल देना है, तो वेरिएबल का नाम दे देते हैं हम यूजर, और दूसरा देना हमें एक फंक्शन का नाम जो इसकी स्टेट को अपडेट करेगा, तो उसका नाम दे देते हैं यहाँ पे हम सेट यूजर। अब हमें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है जो कि हमारे फॉर्म सबमिशन को हैंडल करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर बनाएंगे एक एरो फंक्शन। तो आपको पता है एरो फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, ये हमारा एरो फंक्शन है। इसके पहले हमें पैरामीटर देना होता है, तो यहाँ पे पैरामीटर दे देते हैं, इसमें रख दीजिए ई। तो ई का मतलब क्या होता है, ये एक इवेंट ऑब्जेक्ट है। ये आपको तब मिलता है जब फॉर्म सबमिट होता है, तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली इस इवेंट ऑब्जेक्ट को पास करता है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर फॉर्म से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कौन सा बटन प्रेस हुआ है, कौन सी फील्ड्स हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस ई में होती हैं। अब इसमें हम यूज करेंगे असिंक। असिंक कीवर्ड का मतलब होता है कि फंक्शन के अंदर असिंक्रोनस कोड चलेगा। असिंक्रोनस का मतलब होता है ऐसा कोड जो टाइम लेता है, जैसे एपीआई कॉल्स, फाइल लोड, डेटाबेस क्वेरी। अगर ये सारी चीजें आप यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको असिंक कीवर्ड का यूज करना चाहिए। असिंक फंक्शन हमेशा एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस एक ऑब्जेक्ट है जो फ्यूचर में किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जब आप कोई काम करते हैं, जैसे मान लो आप सर्वर से डेटा ला रहे हो, तो तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेगा। जावास्क्रिप्ट आपको एक प्रॉमिस देता है कि अभी काम पेंडिंग है, बाद में रिजल्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पे असिंक का यूज कर रहे हैं, असिंक और वेट का, क्योंकि ये प्रॉमिस हैंडल करने के लिए एक मॉडर्न तरीका है। पहले देन और कैच का यूज करते थे, बट अब इस टाइम पे असिंक ही चल रहा है। तो यहाँ पे अब लिखते हैं हम इसकी बॉडी, तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन होगी, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये कर्ली ब्रेसेस का यूज कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, जो HTML फॉर्म है उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है उसको ब्रेक करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो इस फंक्शन का यूज करके क्या होगा, जो भी फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, मतलब फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है, पेज को रिलोड करने का, तो ये प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करेगा, उस रिलोड या रीडायरेक्ट को रोक देता है, ताकि हम अपना सबमिट अपने तरीके से हैंडल कर सकें। तो इसलिए हम इस प्रिवेंट डिफॉल्ट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपने क्रिएट यूजर सर्विस को, तो क्रिएट यूजर, तो ये क्रिएट यूजर यहाँ से कॉल हो जाएगा। अब ये जो क्रिएट यूजर है ये कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करता है, मतलब मैंने बताया था कि जो भी चीज डेटाबेस में सेव होती है वही वो रिटर्न भी करता है। तो यहाँ पे रिटर्न भी आएगा कुछ, तो जो रिटर्न आएगा उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे अवेट का। तो ये अवेट क्या करेगा, अवेट कोड को यहीं रोककर सर्वर के रिस्पॉन्स का वेट करेगा। अगर रिक्वेस्ट सक्सेस हुई तभी आगे की लाइन चलेगी, अगर एरर आया तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। अब नीचे जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं, तो उसके लिए यहाँ पे लिखोगे आप अलर्ट, इसमें दीजिए यूजर क्रिएटेड। तो इससे क्या होगा, ब्राउजर में आपके एक पॉपअप दिखेगा जिससे कि यूजर को एक फीडबैक मिल जाएगा कि मेरा जो भी डिटेल है वो सक्सेसफुली
सेव हो गया है, मतलब मैं रजिस्टर्ड हो गया हूँ। इसमें लगाइए सेमीकोलन। अब आपको यहाँ पे यूज करना है ऑन सक्सेस। तो ये क्या करेगा, जो भी हमारी लिस्ट होगी उसको रिफ्रेश कर देगा और आपको इस कंपोनेंट में भी सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। अब ये फंक्शन ट्रिगर कब होगा, तो इसके लिए हम अभी JSX में एक फॉर्म बनाएंगे। ऑन सबमिट में हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो हम एरो फंक्शन यूज करते हैं ये एक्चुअली एनोनिमस फंक्शन जैसे होते हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, कॉन्स्ट इक्वल टू। अब क्या होगा, हम इस हैंडल सबमिट के थ्रू इसको कॉल कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारा हैंडल सबमिट है इस पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो होगा ये कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो रिएक्ट ऑटोमेटिकली इस हैंडल सबमिट को कॉल करेगा और इसके साथ ही ई को पास कर देगा। अब यहाँ पे छोटी सी इंप्रूवमेंट और कर देते हैं कि मान लीजिए कि कोई एरर आ गई। ये हमारा जब क्रिएट यूजर कॉल हुआ तो यहाँ पे एरर आ गई, तो उस एरर को हैंडल करने के लिए और यूजर को डबल सबमिट करने से रोकने के लिए हम यहाँ पे एक ट्राई कैच का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आइए और ट्राई लगाना है आपको उस ब्लॉक में, उस ब्लॉक ऑफ कोड में जहाँ पे एरर आ सकती है, एक्सेप्शन आ सकता है। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ ट्राई, इसमें लगाइए कर्ली ब्रेसेस। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये पूरा कोड लिख देते हैं। यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, कट, और इस ट्राई के अंदर कर देते हैं इसको पेस्ट। अब ट्राई के अंदर अगर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसको कैच में हैंडल करते हैं। यहाँ पास करते हैं एरर। तो ये एरर क्या है, एरर एक ऑब्जेक्ट है, मतलब जो भी यहाँ पे एरर आएगा, एक्सेप्शन आएगी, इस ऑब्जेक्ट से रिप्रेजेंट की जा सकती है उसको। अब यहाँ कैच के देते हैं बॉडी। अब इसके अंदर एक अलर्ट लगा देते हैं और इसमें एक मैसेज पास कर देते हैं, फेल्ड टू क्रिएट यूजर, प्लीज अगेन। यहाँ लगाइए सेमीकोलन और इसी एरर को हम कंसोल में भी दे देते हैं, कंसोल डॉट एरर एरर, इसमें लगाइए सेमीकोलन। ये हो गया। अब हम क्रिएट करेंगे फॉर्म जिसके लिए हम JSX का यूज करेंगे। तो आते हैं यहाँ पे। अब आपको पता है JSX हमेशा रिटर्न के साथ यूज होता है, तो रिटर्न। अब इसमें आपको स्मॉल ब्रेसेस लगाने हैं। अब इसके अंदर आपको पूरा कोड लिखना है। तो यहाँ पे हमें फॉर्म बनाना है और फॉर्म बनाने के लिए एक टैग होता है फॉर्म टैग, तो हम उसी फॉर्म टैग का यूज करेंगे। अब इसी फॉर्म के अंदर हम यूज करेंगे ऑन सबमिट। अब यहाँ पे आपको उस मेथड का नाम देना है जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट। तो जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब हम इस फॉर्म को थोड़ी सी स्टाइलिंग दे देते हैं। उसके लिए हम यूज करेंगे टेलविंड CSS की क्लासेस। क्लास नेम इसमें डालिए P-4। ये थोड़ी सी पैडिंग आ जाएगी हमारे फॉर्म में। फिर बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर यूज करने की वजह से फॉर्म के चारों तरफ एक हल्की सी बॉर्डर आ जाएगी, राउंडेड। तो ये क्या करेगा, बॉर्डर के चारों तरफ थोड़ी सी कर्व कॉर्नर बना देगा। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक हेडिंग देते हैं। तो हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे H2 और इस H2 में फिर से हम CSS दे देते हैं। तो यहाँ पे हम क्लास यूज करेंगे, क्लास नेम। इसमें दीजिए टेक्स्ट लार्ज, लार्ज के लिए LG लिखते हैं यहाँ पे, फॉन्ट बोल्ड, और इसमें एक और लगा देते हैं MB3। तो ये क्या करेगा, नीचे से एक मार्जिन दे देगा, मतलब बॉटम साइड से मार्जिन मिल जाएगा थोड़ी सा इसको। क्रिएट यूजर। अब हमें क्या करना है, इनपुट फील्ड्स बनानी है। इनपुट यहाँ पे दे दीजिए इसका टाइप, टाइप क्या है, टेक्स्ट। इसके बाद प्लेस होल्डर भी दे दीजिए, नेम। तो इससे क्या होगा, थोड़ी सी हल्के कलर में, ग्रे कलर में आपको वहाँ पे दिखने लग जाएगा। थोड़ी सी CSS भी लगा देते हैं। यहाँ पे दीजिए बॉर्डर, पैडिंग 2 कर दीजिए। इसके बाद विड्थ को कर दीजिए फुल एंड MB2।
मतलब ये नीचे से थोड़ी सा स्पेस दे देगा। अब हमें यहाँ पे लगाना होगा ऑन चेंज, तो ऑन चेंज इसको नीचे ले आते हैं। अब इस ऑन चेंज में हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमने ऊपर यहाँ पे एक मेथड दिया हुआ था सेट यूजर। तो जैसे यूजर की फील्ड चेंज होती है, यूजर अपने फॉर्म के फील्ड चेंज करता है, तो ये सेट यूजर कॉल हो जाएगा, और सेट यूजर कॉल होते ही जो भी यूजर वैल्यू डालेगा वो इस यूज स्टेट की वजह से इस यूजर में सेव हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अपने HTML में मतलब अपने JSX में एक सेट यूजर का मेथड बनाना है। तो इसके अंदर बनाएंगे हम एरो फंक्शन। तो हम यहाँ पे एरो फंक्शन बनाते हैं, इसको चाहिए पैरामीटर, तो हम यहाँ पे देते हैं एक पैरामीटर, इसमें पास कर देते हैं ई, फंक्शन का नाम देते हैं सेट यूजर। अब यहाँ आपको देना है इस सेट यूजर की बॉडी, तो हम लगाएंगे यहाँ पे स्मॉल ब्रेसेस और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर फिर यहाँ पे आपको लगाना है 3 डॉट और यहाँ पे यूजर पास कर देना है। तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा, पहले हम ये कोड लिख लेते हैं। जब यहाँ पे लगाइए आप कॉमा, अब हम यहाँ पे नेम को सेट करते हैं, मतलब ये जो हमारी इनपुट फील्ड है वो नेम ही है, नेम कॉलन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हम बात करते हैं ऑन चेंज पे। तो रिएक्ट में इनपुट के अंदर ऑन चेंज नाम का एक इवेंट हैंडलर होता है, मतलब जब भी यूजर अपने फील्ड में कुछ भी चेंज करेगा, कुछ भी टाइप करेगा, तो ये आपका सेट यूजर कॉल हो जाएगा। यहाँ पे हमने ई यूज किया है, तो ई क्या है, ई एक इवेंट ऑब्जेक्ट है, मतलब हर बार जब इनपुट बदलता है तो ब्राउजर रिएक्ट को एक इवेंट ऑब्जेक्ट देता है। इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर इनपुट की नई वैल्यू होती है, और इस इवेंट ऑब्जेक्ट से पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए हम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे दूसरा इनपुट बनाते हैं। दूसरा इनपुट भी आपको सेम तरीके से बनाना है, तो सिंपल आपको वैसे ही डालना है। यहाँ पे डालिए इनपुट। अब इसमें आपको सेम चीज़ें डालनी है। सबसे पहले आपको टाइप में आपको देना है ईमेल, इसके बाद दीजिए प्लेस होल्डर में आप दे दीजिए ईमेल, इसके बाद देनी है आपको Tailwind CSS। तो हम ऊपर वाले Tailwind CSS को कॉपी करेंगे, पूरे क्लास को हम करते हैं कॉपी और नीचे आके कर देते हैं इसको हम पेस्ट। अब हमें फिर से यहाँ पे सेट यूजर को बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे ऑन चेंज करते हैं। इसमें हमें फिर से इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमने इवेंट लिख दिया। अब यहाँ पे आपको एरो फंक्शन का यूज करना है। इसके बाद आपको सेट यूजर के अंदर वैल्यू सेट करनी है, बट उसके लिए आपको जो करंट यूजर में वैल्यू पड़ी है उसको कर लेते हैं कॉपी, तो यूजर। अब इसमें ईमेल सेट कर लेते हैं, ईमेल कॉलन ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसके बाद हम यहाँ पे बनाते हैं अपना तीसरा इनपुट। तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे इनपुट को करते हैं कॉपी और यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे हमें टाइप में पासवर्ड देना है, प्लेस होल्डर में आपको पासवर्ड कर देना है। इसके बाद क्लास नेम के अंदर जो हमारी CSS लगी है वो सेम रहेगी। ऑन चेंज में हमें यहाँ पे सेट यूजर में यूजर निकाल दिया और यहाँ पे हमें पासवर्ड सेट करना है, पासवर्ड। इसके बाद एक और फील्ड चाहिए हमें जो कि होगी अबाउट के लिए, यहाँ पे एक और फील्ड बना लेते हैं। यहाँ पे भी अबाउट में होगा टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर में डालिए अबाउट एंड CSS चेंज नहीं करनी है। ऑन चेंज पे हमें सेट यूजर के अंदर अबाउट की वैल्यू चेंज करनी है, अबाउट। अब इसके बाद बना देते हैं एक बटन। तो यहाँ पे आइए हम बटन बनाते हैं और इस बटन में हम देते हैं सबमिट। इसमें भी थोड़ी सी CSS लगा देते हैं जिससे हमारे ये बटन भी थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। तो आपको पता है इसमें CSS लगाने के लिए आपको क्लास नेम ही लिखना पड़ता है। बैकग्राउंड कलर दे देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे डालोगे BG blue-600। जो टेक्स्ट होगा वो वाइट रख लेते हैं। इसमें थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं, तो PX मतलब पैडिंग चाहिए X की तरफ कितनी 4 कर देते हैं, और PY में भी हमें थोड़ी सी चाहिए, यहाँ पे हम 2 कर देते हैं, और बॉक्स को कर दीजिए राउंडेड। तो ये हमारा यूजर फॉर्म JSX का पूरा कोडिंग हो गया।
अब हमें सिर्फ एक काम करना है, ये जो हमारा यूजर फॉर्म है तो हम इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आपको लगा देना है एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, इसको कर दीजिए सेव। अब हमने यूजर क्रिएट कर लिया। अब हमें जो भी यूजर क्रिएट होंगे उसकी लिस्ट भी दिखानी है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिस्ट को रिफ्रेश करने के लिए ऑन सक्सेस लगाया हुआ है, तो उसको कहीं ना कहीं तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम आएंगे अपने कंपोनेंट में और यहाँ पे करिए आप राइट क्लिक, यहाँ पे आपको न्यू फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ डालिए आप यूजर लिस्ट और यहाँ पे आपको अपना कोड लिखना है। तो अब हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी यूज इफेक्ट की, तो इसके लिए यहाँ पे डालिए रिएक्ट। इसमें चाहिए हमें दो चीज़ें, तो पहला हमें चाहिए यूज इफेक्ट, तो यूज इफेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं, और दूसरा यूज स्टेट। अब हम यहाँ पे बनाते हैं अपना फंक्शन, तो लिखिए यहाँ पे फंक्शन, इसका नाम है यूजर लिस्ट। इसे कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, इसकी यहाँ से बॉडी स्टार्ट करते हैं। तो अभी इतने कोड को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया है रिएक्ट को, मतलब हम रिएक्ट लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद यूज किया है यूज इफेक्ट को, तो यूज इफेक्ट क्या है, ये एक हुक है। इसका काम होता है कि जो कंपोनेंट की लाइफ साइकिल है, मतलब माउंट अनमाउंट या अपडेट, उस पर कुछ एक्स्ट्रा काम करवाना। मतलब आप ऐसे समझिए कि नॉर्मली रिएक्ट सिर्फ यूआई रेंडर करता है, लेकिन कभी कभी हमें एक्स्ट्रा काम करवाना होता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट का। इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है कॉल बैक फंक्शन और दूसरा पार्ट होता है डिपेंडेंसी एरे।